हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर आपके पीरियोडिक टेबल में बात की थी अबाउट एटॉमिक रेडियाई की। ठीक है, उसमें आपके तीन टाइप की रेडियस होती है। ठीक है, कोवलेंट रेडियस होती है एक तो, ठीक है, एक होती है आपकी मेटेलिक रेडियस और थर्ड वन होती है आपके वंडरबॉल रेडियस, जिसे हम डिफाइन करते हैं किसके लिए, नोबल गैसेस के लिए। ठीक है, ये तीनों हमने देख ली थी और इनमें वंडरबॉल रेडियस सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है मेटेलिक रेडियस एंड देन आफ्टर कोवलेंट रेडियस। ठीक है, ये तीनों का ऑर्डर भी हमने देख लिया था। ठीक है, और लास्ट में हमने इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी, वो क्या देखी थी कि जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो, लेफ़्ट टू राइट किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो, तो आपकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि आपका जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, इसकी वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसका अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, आउटर सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर बढ़ रहा है, वो उसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। या यूं कहें कि जो एटम का साइज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए आपका जो एटॉमिक रेडियाई होती है, साइज जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? आज हम यहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। ये तो था आपका रेगुलर ट्रेंड, जो भी आपका रेगुलर ट्रेंड होता है वो था। इसमें इरेगुलरिटीज़ भी आती है कहीं कहीं, तो क्या इरेगुलरिटीज़ है वही आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, कि क्या क्या इनमें एक्सेप्शन रहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ते हैं अपना एक्सेप्शंस। ठीक है, या आप लिख लीजिए इरेगुलर, इरेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियाई, इन एटॉमिक रेडियाई, या जिसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन। क्लियर है? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एक्सेप्शंस इन डी ब्लॉक, और आप लिखिए एटॉमिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या वेरिएशंस आते हैं। ठीक है ना, डी ब्लॉक में आपके तीन सीरीज होती है मेन, 3D 4D और 5D। ठीक है, एक तो होती है आपके 3D सीरीज, एक होती है आपके 4D सीरीज और एक होती है आपके 5D सीरीज। ठीक है, 3D सीरीज मतलब इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 3D में स्टार्ट होता है, 3D1 3D2 3D3 ऐसे। ठीक है, यहाँ पे 4D में पहला इलेक्ट्रॉन जाता है, यहाँ पे आपके थर्ड में 5D में पहला इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, इसलिए हमें क्या बोलते हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। ठीक है, इनमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं आपके, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। ठीक है, फिर आता है आपके आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, इसके बाद आता है आपका यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्लेडम, टेक्नीशियम, रूदियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लेंथेनम, स्टार मार्क। ठीक है ना, लेंथेनम, हाफनियम, ला हफ्ता, वर्ना रे, ओसामा, याद होगा आप लोगों को। ठीक है ना, आई होप। ईरान में PTAU और HG। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए ये होते हैं आपके 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। नॉर्मल ट्रेंड क्या कहता है आपका कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या होना चाहिए, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से साइज क्या होती है, डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे वेरिएशन अलग होता है। ठीक है ना, यहाँ पे जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, ठीक है ना, स्कैंडियम से मैग्नीज तक, तो आपकी जो साइज होती है, साइज होती है वो नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करती है, दैट इज साइज इंक्रीज होती है। ठीक है, साइज डिक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये जो तीन है, ठीक है, यहाँ पे आपके साइज जो होती है ऑलमोस्ट सेम रहती है। साइज क्या रहती है, ऑलमोस्ट सेम रहती है। ठीक है, क्लियर है?
और लास्ट में कॉपर और जिंक के केस में साइज क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ऐसा होता क्यों है वो हम देखते हैं, देखिए। ठीक है ना, बात करते हैं अपना वही, ये आपका न्यूक्लियस है मान लो। ठीक है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट शेल, ये आपका सेकंड शेल। ठीक है, स्कैंडियम की हम बात करें, स्कैंडियम का आपका, इसको यहाँ ले लेते हैं। चलिए, स्कैंडियम की अगर हम बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d1 4s2। ठीक है, स्कैंडियम के बाद आता है आपका टाइटेनियम, 3d2 4s2, वेनेडियम 3d3 4s2, क्रोमियम 3d5 4s1। ठीक है, क्लियर। इसका मतलब यहाँ आप देख सकते हो कि आपका जो आखिरी शेल है बाहर वाला, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये मान लो आपका 3d शेल है। ठीक है, और ये आपका 4s शेल है। क्लियर है, 4s में आपके दो इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3d में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके इंक्रीज हो रहे हैं, कहाँ इंक्रीज हो रहे हैं, 3d में। मतलब इनर शेल में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं, जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो। ठीक है, पहले 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 ऐसे कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे। मतलब पहले 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, ठीक है, फिर 2 बढ़ा। ठीक है, इस तरह से आपके कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस। ठीक है, डी ब्लॉक की हमें पता है, जो आपका डी सबशेल होता है उसकी स्क्रीनिंग कैसी होती है, पुअर होती है। सबसे अच्छी होती है एस की, फिर पी की, फिर डी की और फिर एफ की। यहाँ डी की होती है आपके पुअर शील्डिंग। क्या होती है, पुअर शील्डिंग। क्लियर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसका अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव, लग रहा होगा दोनों इलेक्ट्रॉन पर। इस वजह से साइज को क्या करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, 1, 2, फिर 3, 4 बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, 3D की जो स्क्रीनिंग पावर है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब रिपल्शन भी थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, और आपका अट्रैक्शन फोर्स जो है न्यूक्लियस का, वो भी अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। बट क्योंकि स्टार्टिंग के केस में, जब आप स्टार्टिंग के एलिमेंट्स लेते हो, वहाँ पे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मतलब धीरे धीरे आपके डी के अंदर, डी सबशेल में आपके इलेक्ट्रॉन इंटर होना स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग के केस में क्या होगा, वो उतनी अच्छे से शील्डिंग नहीं कर पाएंगे। प्रोटॉन्स तो लगातार क्या है, कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे आपके एक एक करके बढ़ रहे हैं, और वो भी आपके डी में बढ़ रहे हैं, जिनकी शील्डिंग क्या है, पहले से ही पुअर है। ठीक है, तो पुअर शील्डिंग की वजह से ये उतना ज़्यादा रिपेल नहीं कर पाएंगे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को। मतलब स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स है यहाँ वाले, ठीक है, यहाँ पर कौन डोमिनेट करेगा, आपका जेड इफेक्टिव। न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा। जेड इफेक्टिव आपका डोमिनेट करेगा किसके कंपैरिजन में, जो इनकी स्क्रीनिंग पावर है उसके कंपैरिजन में। जेड इफेक्टिव क्या होगा, आपका डोमिनेट करेगा। जेड इफेक्टिव ग्रेटर देन स्क्रीनिंग पावर, स्क्रीनिंग पावर। ठीक है, स्टार्टिंग में। ठीक है, क्लियर है। अब जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसलिए स्टार्टिंग में आपकी साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर। अब जैसे आप आयरन कोबाल निकल पे जाते हो, आपके 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, बट शील्डिंग भी आपकी होती जा रही है इंक्रीज। मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी आपके कंटिन्यू क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब मतलब जो पहले कम इलेक्ट्रॉन जो प्रोटेक्ट कर रहे थे, अब क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से अब रिपल्शन भी क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। ठीक है, तो एक तरफ तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आपका रिपल्शन क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर एक फैक्टर तो क्या कर रहा है, जो जेड इफेक्टिव है वो तो जेड इफेक्टिव मतलब अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, मतलब साइज को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, इसकी वजह से रिपल्शन फोर्स भी इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब रिपल्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो क्या करेगा, साइज को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। आपका न्यूक्लियस साइज को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है इनर शेल वाले, वो क्या कर रहे हैं, साइज को इंक्रीज होने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक फैक्टर
इंक्रीज कर रहा है और दूसरा फैक्टर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। इस वजह से दोनों जो फैक्टर हैं ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। और इसलिए यहाँ से हम यहाँ तक जाते हैं आयरन से निकल तक, तो क्या होता है आपकी जो जेड इफेक्टिव होता है, ठीक है ना, ये लगभग बराबर होता है किसके, स्क्रीनिंग पावर के, स्क्रीनिंग के, ठीक है, स्क्रीनिंग पावर के लगभग बराबर होता है, इसलिए साइज में उतना वेरिएशन नहीं आता है। लेकिन जैसे आप जाओगे 9/10, ठीक है, यहाँ पे डी सबशेल क्या हो चुका है, कंप्लीटली फिल हो चुका है, 3D10 होता है, मतलब यहाँ पे जो रिपल्शन है वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे है, ठीक है। इसलिए इस कंडीशन में आपका रिपल्शन जो होगा वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा। लास्ट के केस में आपके कॉपर और जिंक में जो जेड इफेक्टिव है वो तो होगा कम, और आपका स्क्रीनिंग पावर जो होगी वो होगी अपनी फुल कैपेसिटी में, ठीक है। स्क्रीनिंग पावर क्या होगी आपके फुल कैपेसिटी में होगी। अगर स्क्रीनिंग पावर फुल कैपेसिटी में है और जेड इफेक्टिव कम है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसलिए आप कॉपर और जिंक में देखोगे तो साइज में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, ठीक है ना। ये मेन रीजन होता है आपके डी ब्लॉक में वेरिएशन का, ठीक है। जैसा सेम ट्रेंड है आपके 3D सीरीज में, वैसा ही सेम ट्रेंड आपके 4D में रहता है, और वैसा ही सेम आपका सेम ट्रेंड 5D सीरीज में भी रहता है। मतलब 3D 4D और 5D में आपके सेम ट्रेंड रहता है, ठीक है ना। आप इसको लिख भी सकते हो, ठीक है ना। सेम ट्रेंड इज फॉलोड इन 4D एंड 5D सीरीज, ठीक है। रीजन मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, नो डाउट, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता जा रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो साइज धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, नॉर्मल केस है। लेकिन जैसे मिडिल में आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं जो आपको शील्डिंग प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं शील्डिंग वाले, ठीक है। इस वजह से जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग पावर क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट एक दूसरे को बैलेंस कर लेती है, इसलिए साइज में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते आपके जो स्क्रीनिंग है वो क्या होती है, अपनी फुल कैपेसिटी में होती है, डी आपका कंप्लीट फुलफिल हो चुका है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग आपकी मोर ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, जेड इफेक्टिव आपका कम है, ठीक है। इस वजह से आपकी साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये वेरिएशन आपका 3D 4D और 5D तीनों में होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको साइड में लिखवा भी देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको याद भी रहे इसके बारे में, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखिए जैसे आपका वेरिएशन होता है लेफ्ट टू राइट में, ठीक है ना, जेड इफेक्टिव स्टार्टिंग में इंक्रीज करता है, फिर बराबर होता है, और आपका लास्ट में स्क्रीनिंग पावर ज़्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है। वैसे ही आपका वेरिएशन होता है आपका टॉप टू बॉटम में भी, ठीक है ना, उसमें भी आपका वेरिएशन आता है साइज में। वो कैसे आता है वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम में, ठीक है, अगर हम टॉप टू बॉटम की हम बात करें, देखिए स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम, ठीक है, इनमें तो रेगुलर ट्रेंड रहता है आपका, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। यट्रियम की साइज स्कैंडियम से बड़ी होगी और लेंथेनम की साइज आपकी यट्रियम से बड़ी होगी, ठीक है। बट लोचा आता है यहाँ पे लेंथेनम के बाद। लेंथेनम के बाद आपको पता है लेंथेनम होता है आपका 57, ठीक है। लेंथेनम 57 के बाद ये होता है आपका हाफनियम 72, ठीक है। यहाँ से 58 से लेके 71 तक आपके एफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एफ ब्लॉक के अंदर जो आपके लेंथेनोइड्स आते हैं, ठीक है ना, ये होते हैं आपके लेंथेनोइड्स, लेंथेनोइड्स, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, आपके N-2 एफ सबशेल में, ठीक है। और जिनकी होती है आपकी स्क्रीनिंग कैसी होती है, एफ सबशेल की वेरी पुअर होती है, सबसे कम आपके एफ सबशेल की होती है, ठीक है ना। तो देखिए होता क्या है, ये आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक है, ये आपका
एफ सबशेल है, ठीक है, जिसमें एंटर हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये आपका डी सबशेल, ठीक है, उसमें आपके मान लो जो आपका बाहर का इलेक्ट्रॉन है, बाहर का सबशेल है, ठीक है, उसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एफ सबशेल में अब क्या है, 57 के बाद की बात हम कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन एफ में इंटर होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरह आपके धीरे धीरे एफ सबशेल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इंटर होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और एफ सबशेल की जो होती है वो होती है आपके पुअर शील्डिंग, क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, साथ ही साथ आपका न्यूक्लियस पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो भी बढ़ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, एफ सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते हैं ना, ठीक है ना, वो अगर आपके फुलफिल भी हो जाते हैं ना तो भी आपके जेड इफेक्टिव को डोमिनेट नहीं कर पाते, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये आपके n-2 होगा, ये मान लो n शेल है तो ये आपका n-2 सब शेल है, ठीक है, बीच में n-1 भी रहेगा डी वाला, ठीक है, ये आपका n-2 मतलब इनर से भी इनर शेल है, ठीक है, वहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहे हैं वो भी f सब शेल में, ठीक है ना। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है जेड इफेक्टिव उसको डोमिनेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए न्यूक्लियस का जो फोर्स है जेड इफेक्टिव वो क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल के ऊपर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। इसलिए लेंथेनॉइड में आप 58 से 71 तक चले जाओ, आपको हमेशा ही जेड इफेक्टिव इंक्रीज ही दिखेगा, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो आप लेंथेनॉइड में सीरीज में आप 51 से 71 तक चले जाओ, आपको हमेशा साइज में क्या होगा, डिक्रीमेंट ही दिखाई देगा, ठीक है ना, कोई इंक्रीमेंट दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि when we move, देखो 3D से 4D में तो कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है ना, 3D से 4D में आपके कोई वेरिएशन नहीं आता है, 3D से 4D में आपके साइज जो होती है वो इंक्रीज होती है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है ना, क्योंकि लेंथेनॉइड के जो एलिमेंट्स हैं आपके ये 57 लेंथेनम के बाद आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो 3D और 4D में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आता, 3D और 4D में आपका नॉर्मल ट्रेंड है कि आपके नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, ठीक है, 3D से आप 4D में आ रहे हो, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपकी साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन 4D से जैसे आप 5D में आते हो, लेंथेनम के बाद या हाफनियम से साइज क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए व्हेन वी मूव फ्रॉम 3D to 4D series, when we move from 3D to 4D series, the size increases due to increase in shell number, ठीक है। but when we move from 4D to 5D series, 4D to 5D series, there are 14 lanthanoid elements in which last electron enters in n-2 f सबशेल, ठीक है, इसी को आगे करके यहाँ लिखिए, ठीक है। In which last electron enters in n-2 f subshell, and due to poor shielding provided by f subshell, size increases, या आप ब्रैकेट में लिख सकते हो आप साइज डिक्रीजेस, ठीक है ना, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, ठीक है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, जो पुअर शील्डिंग प्रोवाइडेड बाय एफ सबशेल है, जिसकी वजह से आपकी साइज डिक्रीज होती है, इसे हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज
इट इज आल्सो नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कमी होना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कमी होना, किसकी वजह से हो रही है? लेंथेनॉइड की वजह से। किस में कमी हो रही है? साइज में, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। 3D से 4D में जाते हो, नॉर्मल ट्रेंड। जैसे 4D से 5D में आओगे, लेंथेनम के बाद, किसके बाद? लेंथेनम के बाद, ठीक है। आपके 14 इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं आपके लेंथेनॉइड्स में, ठीक है ना। जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं N-2 F सबशेल में। N-2 F सबशेल की शील्डिंग होती है वेरी पुअर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमेशा जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है। जेड इफेक्टिव आपका डोमिनेट करेगा तो साइज क्या होगी? न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो क्या बढ़ेगा। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है। इसीलिए आपके जो एफ सबशेल है, ठीक है ना, उनकी जो साइज होती है 58 से 71 तक, और इसके बाद भी ये जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है ये आपका 57 के बाद हर एक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। 57 के बाद सभी एलिमेंट पे, 57 से पहले नहीं, 57 के बाद, ठीक है। तो साइज क्या होगी आपके? हमेशा डिक्रीज होगी, ठीक है। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ से तो हमने देखा कि 3D से 4D में जाते हैं, आपका साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम जर्कोनियम से हाफनियम तक आते हैं तो साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, क्लियर है। एक फैक्टर तो क्या है? साइज को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। कौन सा फैक्टर है? यहाँ देखो दो फैक्टर काम करते हैं, ठीक है ना। यहाँ आपके दो फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो आपका शेल है वो भी इंक्रीज हो रहा है, ये आपका फिफ्थ सेल है, ठीक है ना। 4D है ना, तो मतलब फिफ्थ पीरियड हुआ, तो फिफ्थ शेल है, और ये आपका सिक्स सेल है, ठीक है। फिफ्थ से सिक्स में जा रहे हो, शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। पहला फैक्टर साइज को इंक्रीज कर रहा है। वहीं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज को क्या कर रहा है? डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। एक फैक्टर इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा फैक्टर डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। दोनों फैक्टर एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं। इसलिए 4D और 5D की जो सीरीज होती है, ठीक है, उनकी जो साइज होती है वो होती है आपकी ऑलमोस्ट सेम, साइज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं बात करूं आपके स्कैंडियम, यूट्रियम और आपका लेंथेनम, नॉर्मल ट्रेंड है, साइज क्या होगी? इंक्रीज, क्लियर है। यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं है लेंथेनम से पहले तक, क्लियर है। लेंथेनम के बाद मैं आपके बात करूं टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम की। टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम, ठीक है। साइज टाइटेनियम की सबसे छोटी होगी, ठीक है, और जर्कोनियम और हाफनियम की क्या होगी? लगभग बराबर होगी, ठीक है। और ये ट्रेंड आपके सभी के लिए होता है। मतलब अगर हम कहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3D सबसे छोटा होगा और 4D और 5D क्या होगा? आपके लगभग बराबर होगा, ठीक है। लगभग बराबर होता है, ठीक ना। मतलब जैसे एक 162 है पिकोमीटर साइज, तो एक की होगी 164, 165 या 160, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक की 160 और एक की 180, 190, इतना वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जो वेरिएशन होता है उसको हम ऑलमोस्ट सेम ही लिखते हैं, ठीक है ना। 3D सबसे कम, फिर 4D और 5D क्या होगी? सब लगभग बराबर होगी, ठीक है। तो ये दो टाइप के वेरिएशन है जो एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, डी ब्लॉक के अंदर, क्लियर है। ओके, तो ये तो हुआ अपने वेरिएशन किसमें? डी ब्लॉक के अंदर। सेम टू सेम आपका वेरिएशन आपको दिखेगा किसमें? पी ब्लॉक में भी, ठीक है। तो वो भी हम देख लेते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा जो वेरिएशन है, ठीक है ना। देखिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आया समझ में, ठीक है ना। लेंथेनम के बाद आता है, ठीक है ना। 51 से 58 से 71 लेंथेनॉइड्स, ठीक है। ये आपके एक्टिनॉइड्स में भी लगता है, ठीक है ना। जो एक्टिनॉइड्स होते हैं आपके 90 से 103 में, ठीक है ना, एक्टिनॉइड्स, तो उनमें भी साइज डिक्रीज होती है कंटिन्यूसली, ठीक है ना। लेंथेनॉइड सीरीज लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, साइज क्या होगी? कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी। एक्टिनॉइड सीरीज में भी लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, साइज क्या होगी? कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ते हैं आपका वेरिएशन पी ब्लॉक के अंदर, ठीक है ना। ये तो था कहाँ पे? डी ब्लॉक में, ठीक है। यही सेम टू सेम आपका वेरिएशन होता है आपके डी ब्लॉक, आपके पी ब्लॉक में भी होता है, ठीक है।
वहाँ पे भी थोड़ी सी इरेगुलरिटी आती है। एटॉमिक रेडियाई इन और एटॉमिक रेडियाई वेरिएशन इन बोरॉन फैमिली। वैसे पी ब्लॉक में आपके बोरॉन फैमिली में होता है ये, इसीलिए हम इसे बोरॉन फैमिली के लिए पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। पूरे कंप्लीट पी ब्लॉक में नहीं आता है ये, ठीक है, केवल कहाँ आता है आपका बोरॉन फैमिली में आता है, ठीक है। बोरॉन फैमिली में आपके बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और आपका थेलियम होता है, ठीक है। नॉर्मल ट्रेंड क्या कहता है, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली। बट होता क्या है, एल्यूमिनियम और गैलियम की साइज, एल्यूमिनियम और गैलियम की साइज क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। स्लाइटली वेरिएशन रहता है बट ऑलमोस्ट आपकी सेम रहती है। रीजन क्या है, देखिए गैलियम से पहले आपके आते हैं, गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31, उससे पहले आपके 3D सीरीज के आपके 10D एलिमेंट्स आते हैं, यहाँ पे 10D एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है ना, 10D एलिमेंट्स, ठीक है। 10 आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, और ये आपके N-1D, ठीक है, और ये आपका NS, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डी में कंटिन्यूसली आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन पहले ही फुलफिल है, ठीक है, क्लियर है। बट डी इलेक्ट्रॉन की आपकी जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, पुअर होता है। मैंने आपको बताया था शील्डिंग पावर का जो ऑर्डर था वो एस के लिए सबसे ज्यादा, फिर पी के लिए, फिर डी के लिए और फिर आपका एफ के लिए होता है। डी के लिए जो शील्डिंग होती है वो क्या होती है आपके, पुअर शील्डिंग। ये क्या होती है आपके, पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग होने की वजह से जेड इफेक्टिव क्या होता है, डोमिनेट करता है। अगर जेड इफेक्टिव आपका डोमिनेट करेगा मतलब न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है ये आउटर मोस्ट शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर क्या होगा, ज़्यादा होगा, इस वजह से साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो देखिए जब हम कॉपर के बाद गैलियम की तरफ आते हैं, कॉपर और जिंक, जिंक के बाद जब हम गैलियम की तरफ आते हैं, कॉपर आपका जिंक होता है 30, 30 के बाद ये गैलियम आपका 31। जैसे हम 30 से आपके 31 में आए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पहले आपके 3D में भरे हुए हैं, ठीक है, जिनकी शील्डिंग होती है पुअर, और जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव ज़्यादा रहता है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने की वजह से साइज क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ से यहाँ आने में, जिंक से गैलियम आने पे साइज क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर नया शेल इंक्रीज हो रहा है, नया सेल बढ़ रहा है, एक और शेल बढ़ रहा है, ठीक है। तो साइज क्या होनी चाहिए, वापस बढ़नी चाहिए। मतलब वही चीज आ गई कि एक फैक्टर तो आपके साइज को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है और दूसरा फैक्टर क्या कर रहा है, साइज को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। इसे यहाँ जो साइज का वेरिएशन हुआ, साइज में जो डिक्रीमेंट हुआ, उसे हम जैसे लेंथेनॉइड के लिए हमने बोला था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसे हम बोलते हैं आपका डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम इसे, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। इसे हम क्या बोलेंगे, आपका डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसे हम बोलते हैं डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, या फिर इसे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि डी ब्लॉक के मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। इसलिए इसे हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो देखिए यही होता है जो आपकी साइज का वेरिएशन होना चाहिए। बोरोन की तो सबसे कम है, ठीक है। फिर एलियम आपका एल्यूमिनियम और फिर गैलियम, ठीक है, इनकी साइज क्या हो जाती है आपकी, ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। उसके बाद आपके इंडियम और थेलियम, यहाँ पे भी वेरिएशन उतना नहीं रहता है जैसे इंडियम से थेलियम में गए, यहाँ पे आपका फिर से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, ठीक है। इसलिए इंडियम और थेलियम की साइज क्या हो जाती है, लगभग सेम हो जाती है। मतलब जो वेरिएशन आना चाहिए, जैसे मान लो ये गैलियम है 142, ठीक है, इंडियम है आपका 172, ठीक है, 142 172 वेरिएशन ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जब इंडियम और थेलियम में जाओगे आप तो 172 से ये हो जाएगा 174 175 या 176। क्यों, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, उसकी वजह से साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसलिए इंडियम से थेलियम में जाने पर भी साइज में उतना वेरिएशन नहीं आता है
साइज थोड़ी सी इंक्रीज होती है बट ऑलमोस्ट वो भी आपका सेम रहती है। यहाँ पे आपका लेंथेन और कॉन्ट्रेक्शन वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे आपका कौन सा वर्क करता है, आपका डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, और केवल ये आपके इस बोरोन फैमिली के ऊपर ही अप्लाई होता है। जैसे आप मूव करोगे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना। केवल और केवल आपके बोरोन फैमिली के ऊपर ही अप्लाई होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट करके लिख भी सकते हो, ठीक है ना। ऑन मूविंग फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम, ठीक है। ऑन मूविंग फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम there exist 10d electrons in which, और 10d elements लिखिए आप, 10d elements in which the last electron enters in n-1 d सबशेल, ठीक है। and due to poor shielding provided by d orbitals और d इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। डी इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग क्या होती है, पुअर होती है, ठीक है। एंड ड्यू टू पुअर शील्डिंग प्रोवाइडेड बाय डी इलेक्ट्रॉन्स द जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, ठीक है। जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड ड्यू टू विच साइज डज नॉट चेंज मच, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से एक फैक्टर तो क्या करेगा, इसको साइज को डिक्रीज करेगा, ठीक है। और आपका शेल बढ़ रहा है तो साइज इंक्रीज हो रही है, एक फैक्टर इंक्रीज कर रहा है, एक फैक्टर डिक्रीज कर रहा है, दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपके साइज में ज़्यादा चेंज नहीं आता है, ठीक है ना। इसको आप नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपके और जो एक और टाइप की रेडियस होती है, दैट इज आयोनिक रेडियस, ठीक है ना। उसके बारे में हम पढ़ते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके आयोनिक रेडियस के बारे में, ठीक है ना। ये तो थी आपके एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस। अब हम पढ़ते हैं आपके आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस या आयोनिक रेडियस, ठीक है। देखिए ये क्या होती है वो हम देखते हैं, ठीक है। ये मान लो आपका कोई भी एटम है, ठीक है। ठीक है, ये आपका एटम, ठीक है। तो एक एटम जब आपका एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है ना, आप लोगों को आई थिंक पता होगा कि जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है ना, या फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो आपका केटाइन फॉर्म होता है, ठीक है ना। मतलब एटम के ऊपर प्लस चार्ज आता है, ठीक है। और वही आपका एटम जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, तो आपका एनायन फॉर्म होता है, मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे मान लो नाइट्रोजन आपका एटम है, ठीक है। नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो आपका N+ फॉर्म होता है, ठीक है। वहीं जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ये आपका N- हो जाता है, ठीक है। क्लियर। अब देखिए हम बात करते हैं नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। ये आपका सपोज करो नाइट्रोजन, ठीक है, यहीं हम देख लेते हैं। ये नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में आपके 7 तो प्रोटॉन होंगे, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, और 7 ही इसके पास क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 7 प्रोटॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है। N+ के बारे में हम बात करें, ये आपका केटायन, ठीक है।
और ये आपकी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तो आपका न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन। N+ बनने के बाद केटायन, ये आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज होंगे? नहीं होंगे, वो तो आपके 7 ही रहेंगे। लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, तो 7 की जगह अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके पास? 6 इलेक्ट्रॉन। पहले 7 इलेक्ट्रॉन, आपके 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब 7 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। साइज में क्या होगा? डिक्रीमेंट, बिल्कुल सही। साइज क्या होगी आपकी? डिक्रीज होगी, ठीक है। एनायन की तरफ हम देखते हैं, ये आपका न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में अभी भी 7 ही प्रोटॉन है आपके, ठीक है। प्रोटॉन तो चेंज हो नहीं रहे। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो 7 की जगह आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले हम न्यूट्रल कंडीशन से कंपेयर कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। 7 प्रोटॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे। अभी 7 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स जो न्यूक्लियस का है, इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है? मतलब ये 7 थे, 7 को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब ये 7 का जो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो 8 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा, मतलब जेट इफेक्टिव क्या हुआ? कम हो गया। कम होते ही क्या होगा? साइज क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे साइज डिक्रीज हो रही थी, यहाँ साइज क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जेट इफेक्टिव कम हो गया ना। यहाँ एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोटॉन आपके एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 8 इलेक्ट्रॉन में हो गया, अभी पहले 7 में ही था, अभी 8 इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है ना। इसलिए आपकी साइज जो होगी, जो जेड इफेक्टिव हुआ वो क्या हो गया? कम हो गया। पर इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें, पर इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे एक प्रोटॉन है, ठीक है। लेकिन यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो एक से कम प्रोटॉन आएगा, मतलब भले 0.9 आए, ठीक है। हम कंपेरिजन कर रहे हैं ऐसा, ठीक है ना। यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन थे, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए 7 ही प्रोटॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए अभी, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो जेड इफेक्टिव पर इलेक्ट्रॉन पे अगर हम देखें वो क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। जेड इफेक्टिव कम हो गया तो आपकी साइज क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम एक न्यूट्रल और एक केटायन और एनायन की बात करें, तो केटायन की जो साइज होगी वो हमेशा उसके जो पेरेंट एटम है उससे क्या होगी? कम होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो इस कहानी का सार है वो ये है कि साइज ऑफ केटायन is always smaller than its parent atom, ठीक है। ये आपका पेरेंट एटम है, ठीक है। उससे क्या होगी? साइज हमेशा छोटी होगी, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आपका एनायन के केस में, एनायन के केस में क्या होगी? साइज ऑफ एनायन is always greater than parent atom। क्या होगी? हमेशा ज़्यादा होगी। तो हम बात करें अगर नाइट्रोजन N+ और N- की साइज का ऑर्डर हमें देखना है, तो किसकी साइज सबसे कम होगी? N+ की, ठीक है। N+ की साइज क्या होगी? सबसे कम होगी। उसके बाद होगी नाइट्रोजन की, एंड न्यूट्रल। उसके बाद होगी आपके N- की साइज क्या होगी? सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये, जब हमें सेम आपके एटम में कंपैरिजन करना हो तो आपके माइनस जो एनायन है उसकी साइज सबसे ज़्यादा, फिर न्यूट्रल और केटायन की साइज सबसे स्मॉल होगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमें कंपैरिजन करना हो केवल केटायन में, मतलब जिसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। जैसे हम बात करें आपका, एक बार ऐसा, हाँ चलो ठीक है, यही बता देता हूँ मैं आपको। कंपैरिजन करना है हमें Cr2+, Cr3+ और Cr4+ में, अगर हमें साइज का ऑर्डर कंपैरिजन करना हो। चलो बताओ, आप मुझे बता सकते हो साइज का ऑर्डर क्या रहेगा? इसी के जरिए, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए बात करें, अगर हम बात करें क्रोमियम के लिए,
जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन तो फिक्स है सबके ऊपर, क्रोमियम पे 24 है उसका एटॉमिक नंबर, मतलब 24 प्रोटॉन है, ठीक है। जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं, एक एक बाहर निकलता जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इसकी वजह से आपका जो जेड इफेक्टिव है वो पर इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसीलिए आपका जैसे जैसे आपका चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी साइज क्या होगी, कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले मान लो 24 थे, +2 में आपके 22 ही रह गए, यहाँ पे और कम हो गया 21 हो गया, यहाँ पे 20 ही रह गए। मतलब जहाँ 24 प्रोटॉन पहले 24 इलेक्ट्रॉन को कंपेयर कर रहे थे, मतलब बैलेंस कर रहे थे, वहीं अभी आपके पास कितने हैं, लास्ट केस में हम देखें तो 20 इलेक्ट्रॉन ही है और उनके लिए आपके 24 प्रोटॉन है। तो इस कंडीशन में आपका जेड इफेक्टिव न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या है, बढ़ गया है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया है, जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या होगा, साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर हम साइज का कंपेरिजन करें तो साइज सबसे छोटी इसकी होगी, फिर इसकी और इसकी, मतलब Cr2+ की साइज सबसे ज़्यादा, फिर 3+ और फिर 4+ का, ये आपका ऑर्डर रहेगा अगर हमें सेम एटम के लिए कंपैरिजन करना है तो, ठीक है। पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव की सबसे ज़्यादा होगी, फिर न्यूट्रल और फिर केटायन की। केटायन की अगर हमें साइज का कंपैरिजन करना है, केटायन का ही, ठीक है ना, ठीक है, केटायन का ही अगर हमें साइज का कंपैरिजन करना है, अगर इससे नहीं समझ में आया तो एक नाइट्रोजन का भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक तो नाइट्रोजन N+ है, एक N2+ है और एक N3+ है, ठीक है ना। आर्बिट्री मान लो आप, ठीक है ना, ये कंडीशन है, ठीक है। N+ की कंडीशन में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। N2+ में क्या होगा आपका, 5 इलेक्ट्रॉन ही हो जाएंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5। और N3+ में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन ही हो गए। तो अब आप मुझे बताइए, पहले तो 7 इलेक्ट्रॉन जो आपके 6 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहे थे, 6 इलेक्ट्रॉन को कितने प्रोटॉन कंट्रोल कर रहे थे, 7। अभी ओनली 4 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहे हैं आपके 7 प्रोटॉन। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा नहीं होगा, होगा, 6 से तो ज़्यादा ही होगा ना, 6 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, जेड इफेक्टिव किस में ज़्यादा होगा, फर्स्ट वाली कंडीशन में या लास्ट वाली में, लास्ट वाले में। इस कंडीशन में आपका जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज हो गया। अब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसकी साइज क्या होगी, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम होगी। इसके बाद सेकंड नंबर इसका और लास्ट में इसका नंबर, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, ठीक है ना, कि साइज ऑफ कैटायन हम क्या कह सकते हैं, साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एटम। ये मॉड्यूलस लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि अपने को केवल वैल्यू देखनी है, +1 +2, ठीक है ना, मॉड्यूलस देखना है, साइन नहीं देखना है, ठीक है। साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एटम, ठीक है। जैसे जैसे एटम के ऊपर चार्ज बढ़ता जाएगा, +1 +2 +3 +4, वैसे वैसे उसकी साइज क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। मतलब जैसे जैसे आपका चार्ज बढ़ रहा है, साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये तो हुई आपके कैटायन की बात, ठीक है। वहीं हम बात करें आपके एनायन के केस में, ठीक है। ये आप लोगों ने आई थिंक नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। इसको आप चाहो तो यहाँ पे भी बना सकते हो, इसी डायग्राम को यहाँ पे, ठीक है ना। हम बात करते हैं इसके लिए, किसके लिए, एनायन के लिए, ठीक है। एनायन का केस लेते हैं हम, एनायन में लेते हैं हम N-, N2- और N3-, ठीक है। अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे N- में, N2- में 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब प्रोटॉन तो उतने ही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। N3- में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन तो उतने ही, प्रोटॉन नहीं बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इसका मतलब जेड इफेक्टिव क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। और अगर धीरे धीरे आपका जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो साइज क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होगी। तो जैसे ही आपके ऊपर चार्ज बढ़ेगा, आपकी जो साइज है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यहाँ डिक्रीज हो रही थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो रहे थे, वहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं एनायन में, ठीक है ना। इसलिए जेड इफेक्टिव क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
पहले तो 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहे थे, अभी 7 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना है। प्रॉब्लम किस में ज़्यादा होगी? 10 इलेक्ट्रॉन वाले में, उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। जेड इफेक्टिव कम हो गया, साइज क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ऑर्डर रहेगा साइज का, ठीक है। तो यहाँ हम सेम लिख सकते हैं, साइज ऑफ एनायन चार्ज, ठीक है ना, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। साइज ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जिस उसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होता जाएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो मॉड्यूलस ऑफ, ठीक है ना, चार्ज ऑन एटम, ठीक है। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा उसका साइज क्या होता जाएगा? उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? ये और ये, ओके, इसे नोट कीजिए आप। फिर हम पढ़ते हैं आपके कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो तब क्या होगा, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। ओके, देखिए अब हम देखते हैं आपके जो साइज का ऑर्डर है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, ठीक है। देखिए साइज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या फिर आपके एटम, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है? जिसमें आपके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके लिए आप एक पॉइंट नोट कीजिए, अगर आपको साइज का ऑर्डर देखना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, ठीक है ना, तो आप रूल फॉलो करोगे, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या फिर आप पॉजिटिव एटम भी बोल सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये रूल आपको अप्लाई करना है कि जैसे नेगेटिव एटम के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज आपका बढ़ता जाएगा उसकी साइज क्या होगी? उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा साइज क्या होती जाएगी? उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं अपन, ठीक है ना। आप लीजिए Al3+, ठीक है, आप लीजिए बाद में Mg2+, Na+, नियोन, फिर आप लीजिए F-, O2- एंड N3-। यहाँ आप काउंट करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एल्यूमिनियम 13 एटॉमिक नंबर, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। +3 मतलब इलेक्ट्रॉन 3 चले गए तो कितने बचे? 10। मैग्नीशियम 12 में से 2 गए, कितने बचे? 10। यहाँ 11 में से 1 गया, 10, ये होता है आपका 10। फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। माइनस चार्ज है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, कितने हो गए? 10। ऑक्सीजन में 8 + 2, ये हो गए 10, और यहाँ पे भी आपके 10। सब में क्या है आपके? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज उनको बोलते हैं जिनमें आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसी रूल को अप्लाई करें तो साइज का ऑर्डर क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। यहाँ भी एक वेरिएशन है जो आपको ध्यान रखना है, वेरिएशन नहीं जो आपको पता ही है कि जो नियोन होती है नोबल गैस है, नोबल गैस के लिए हम वंडर वॉल रेडियस को डिफाइन करते हैं, तो इसकी साइज क्या होगी? सबसे ज़्यादा, ठीक है। नियोन की साइज सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज सबसे ऊपर ज़्यादा किस पे? N3-, ये आपका N3-, ठीक है। देन आपका O2-, देन
F माइनस, देन आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा किसका है, इसका है, तो इसकी साइज क्या होगी, सबसे कम, ठीक है, एल्यूमिनियम 3+ की। इसके बाद आएगा आपका Mg2+, और बाद में आएगा आपका Na+। तो ये रहेगा आपका साइज का ऑर्डर, और इस टाइप से हम साइज का ऑर्डर निकालेंगे किसके लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। वैसे आपको नोबल गैस का जो केस है वो कभी नहीं मिलेगा क्वेश्चंस में, ठीक है ना, क्योंकि इनमें थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है ना, इश्यूज वगैरह रहते हैं, ठीक है ना, तो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो वो नोबल गैस को हटा के बाकी क्या आपका कंपैरिजन करवाएगा आपसे, ठीक है ना। पर फिर भी मैंने मान लो अगर नोबल गैस आ भी जाए तो आपको वो केस भी मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिया है, ठीक है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली जो आपकी रेडियस वगैरह थी, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हमने साइज का वेरिएशन देगा, ठीक है ना। नॉर्मल ट्रेंड तो हमें पता ही है, ठीक है, कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आपकी साइज डिक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज होती है, बट जो वेरिएशन है, ठीक है, डी ब्लॉक में वेरिएशन था, आपके पी ब्लॉक में जो बोरोन फैमिली थी उसमें वेरिएशन था, ठीक है, वो मैंने आपको कवर करवा दिया। डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जो आपका एफ ब्लॉक है लेंथेनॉइड, उसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो भी मैंने आपको बताया कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज वहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एफ ब्लॉक का भी कवर हो गया अपना। और लास्ट में अपन ने क्या किया, साइज देखी एनायंस के लिए, आयंस के लिए, ठीक है, जिसमें केटायन और एनायन दोनों काउंट हो गए। और अगर आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो तो हम कैसे काउंट करते हैं, मतलब साइज का कैसे वेरिएशन चेक करते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इनसे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड कुछ और बातें करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।